नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। डबल योर सेल सीरीज देख के आपको मजा आ गया, ये मेरे को पता है, क्योंकि उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज आपने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में डाले, मेरे को लगा कान में मिसरी घुल गई। लेकिन वादा मत भूलना, कंडीशन क्या थी? यदि पैसे कमाओगे तो थोड़ी चैरिटी करोगे, अपने स्टाफ को और अपने टीम मेंबर्स को इंसेंटिव जरूर दोगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो भगवान इनका थोड़ा नुकसान भी कर देना। तो अब आगे बढ़ते हैं डबल योर सेल सीरीज में कुछ और आइडियाज के साथ। और आपका एक ही गोल है, कैसे भी करके व्यापार को बहुत कम समय में डबल करना है। और इसके लिए उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल की सेल्स वाली प्लेलिस्ट पे लगातार निगाह रखना। सोच के देखो, किसी शादी में महज 2 दिन में लाखों करोड़ों खर्च हो गए और कमाने के लिए कई साल लगे थे। लोगों ने सब खाया पिया, थोड़ी बहुत वाह वाह की और उसके बाद सब अपने घर जाके भूल गए। क्या लॉजिकली आप 2 दिन में करोड़ों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो फिर वो कैसे लग जाते हैं? इमोशन। बिटिया की शादी एक ही बार तो होगी, बेटे की शादी एक ही बार तो होगी, यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, एक ही बार होगी। इस इमोशन के चक्कर में आप कई कई साल की कमाई एक शादी में लगा देते हैं। आप एक महंगी कार जाके खरीदते हैं जिसका तगड़ा ईएमआई बनता है, और अक्सर 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ की कार जो लोग खरीदते हैं वो बहुत कम इसको चलाते हैं, वो एक्चुअली ड्राइवर के चलाने के लिए खरीदते हैं। तो मजे की बात सोचिए, इतना ईएमआई अपने सिर पे लादा, क्या छोटी कार से काम नहीं चल सकता था? क्या 10-15 लाख की कार से काम नहीं चल सकता था? चल सकता था। लेकिन फिर भी आपको लगा स्टेटस सिंबल, यदि मैं कार लूंगा तो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, वो मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगे। वो जो अंदर गर्व की फीलिंग होती ना, इमोशन, उस इमोशन की वजह से आपने वो महंगी कार खरीदी जिसका पैसा आपको कई साल तक चुकाना है। लॉजिकली आप इस काम को शायद नहीं करते, लेकिन इमोशंस की वजह से ही ज्वेलरी खरीदते हैं, इमोशंस की वजह से ही बड़े घर बंगले बनवाते हैं। और 2 ही प्राणी रहते हैं, 2 ही प्राणी के लिए इतने बड़े बंगले में मेंटेन करने के लिए नौकर चाकर भी लगते हैं। तो याद रखिए, लोग इमोशंस की वजह से खरीदी करते हैं। इसलिए आपकी जो भी सेल्स टीम है, सबकी पिच में इमोशन की मात्रा काफी रहनी चाहिए। और यदि बायर इंडियन है तो फिर उसमें इमोशन का कोशिएंट वैसे ही ज्यादा होता है। बायर क्या खरीदना चाहता है? वो एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो या तो उसके किसी डिजायर को फुलफिल करता हो या उसके किसी पेन पॉइंट को सॉल्व करता हो। कोई भी बायर कंफ्यूजन नहीं खरीदना चाहता। तो यदि सेल्समैन की पिच क्लियर नहीं, यदि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन 4-5 पॉइंट में क्लियर नहीं हो रही है, उसके बेनिफिट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। यदि कस्टमर को आपने ओवर सप्लाई कर दी इंफॉर्मेशंस, यदि कस्टमर को आपने खूब सारे कंपैरिजंस दिखा दिए और अब उसको किसी में कुछ अच्छा लग रहा है, किसी में कुछ अच्छा लग रहा है, किसी में कुछ अच्छा लग रहा है, और वो सबको बाई नहीं कर सकता, तो वो डिसीजन ही नहीं लेगा। वो उस डिसीजन को पोस्टपोन कर देगा और किसी और के वैलिडेशन की तलाश करेगा। इसीलिए कस्टमर को हैंडल करने के इनिशियल फेज में ही राइट क्वेश्चंस पूछ के उसका ट्रिगर क्या है, उसकी विश क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसी लाइन में अपने डायलॉग्स को लिमिट रखिए। यदि डायलॉग आपने ज्यादा बढ़ाए तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, और जैसे ही वो कंफ्यूज होगा, सेल्स वहीं पर कोलैप्स हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट लेने आया है वो आपके पास नहीं है, यहां तक कि उसके बहुत पास वाला कोई ओवरलैपिंग प्रोडक्ट भी नहीं है, तो आप अपनी सेल्समैनशिप दिखाकर कस्टमर पर कोई दूसरा प्रोडक्ट ना चेपें। आज नहीं तो कल कस्टमर को वो समझ आ जाएगा, और जिस दिन वो समझ आएगा उस दिन आपकी वैल्यू नीचे गिरेगी, उस दिन आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू नीचे गिरेगी। जितने भी बिजनेस ओनर हैं, ये आपका दायित्व है, आप कभी सेल्समैन को रॉन्ग सेल्स के लिए पुश ना करें, नहीं तो सेल्समैन कस्टमर को मिसगाइड करने में लगेगा, क्योंकि इससे उसका सेल्स का नंबर बढ़ता है, इससे उसका इंसेंटिव बढ़ता है, और बॉस की नज़र में उसकी वैल्यू बढ़ती है। वो सेल्समैन हो सकता है एक दिन जॉब छोड़ के चला जाए, लेकिन वो कस्टमर आपकी बुराई करने से नहीं रुकेगा। तो आज के ज़माने में ऑनेस्ट रहना, थोड़ा एथिक्स दिखाना, थोड़ा इंटेग्रिटी दिखाना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये रिव्यूज का जमाना है। आपने जरा भी गड़बड़ किया, लोग गूगल पे जाके रिव्यू डाल देंगे, फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में, जहां से प्रोडक्ट लिया है वहां पर रिव्यू डाल देंगे और दूसरे लोग उन्हीं रिव्यूज के बेसिस पर फैसला लेंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर कपड़े खरीदने गए और आपने 15,000 का एक सूट पसंद किया और आपको लग रहा है ये सूट जबरदस्त है। आपकी सेकंड चॉइस में 12,000 का एक सूट है। आपने बोला ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यदि सेल्समैन आपसे ये कह दे, सर जो सूट आपने पसंद किया है वो एक नंबर है, वो लेटेस्ट है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन सर सच कहूं तो जब आप पहन रहे थे वो सूट आपके ऊपर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो सेकंड चॉइस पे आपने रखा है 12,000 का सूट, सर वो आपके ऊपर जबरदस्त खेल रहा था। मतलब वो अपनी वैल्यू से कई गुना का लग रहा था। सर मुझे 15,000 का बेचने में फायदा है, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप यदि इसको ले तो ज्यादा अच्छा होगा। और यदि आपने 12,000 का लिया और उसके बाद आपने उसको पहना और कई लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, आपके दिमाग में वो इंसिडेंस कभी नहीं भूलेगा कि मैं ज्यादा का लेना चाहता था। सेल्समैन ने अपना नुकसान करवाते हुए, दुकानदार ने अपना नुकसान करवाते हुए मुझे कम वैल्यू का लेने के लिए इंस्पायर किया। और पता है उस दिन के बाद क्या होगा? जब जब वो सेल्समैन या वो बिजनेस ओनर को एडवाइस देगा, चूंकि उसकी पहली एडवाइस ऑनेस्ट थी, एथिकल थी, आप अगली बार ब्लाइंडली बिना क्रॉस चेक किए उस एडवाइस को मानेंगे। इसलिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में यदि सेल्स बढ़ाना है तो मैनिपुलेशन की जगह इंटेग्रिटी सिखाइए। यदि सेल्स बढ़ाना है तो झूठ की जगह ऑनेस्टी सिखाइए। यदि सेल्स बढ़ाना है तो कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है तो खुले दिल से उसको स्वीकार करें, उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट दिखाएं और उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल गाइड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। और जब वो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो डबल योर सेल्स का अपना लक्ष्य तो पूरा होना ही। कोई भी चीज महंगी या सस्ती नहीं होती। यदि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कहूंगा फ्लाइट महंगी। यदि मेरे पास मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है, मैं थोड़ा फ्री हूं, वेला हूं, या मुझे रिप्लेस करने के लिए लोग हैं, तो मैं कहूंगा यार फ्लाइट की जगह ट्रेन में जाना चाहिए। लेकिन यदि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कहूंगा नहीं नहीं ट्रेन में नहीं, फ्लाइट में जाएंगे। यदि मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है और 24 घंटा ट्रैवल करने की जगह 1.5 घंटे की फ्लाइट से मैं बचे हुए 22.5 घंटों में ज्यादा पैसे बना सकता हूं, तो मैं ये कहूंगा नहीं फ्लाइट से चलते हैं। तो याद रखिए कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती। जमीन पे एक टाइल्स लगती है, किसी दूसरे जरूरतमंद को लगाना है, वो 30, 40, 50 रुपए स्क्वायर फुट की टाइल्स लगाता है। और यदि पैसे बहुत हैं तो वो 300, 400 या 3,000, 4,000 रुपए का इटालियन या टर्किश या ब्राजीलियन लगाता है। क्यों वो ऐसा मार्बल लगाता है? क्योंकि उसके पास अफोर्डेबिलिटी है और वो जिस इकोसिस्टम में उठता बैठता है वहां उसी चीज से वैल्यू आकी जाती है। 200 रुपए की घड़ी भी टाइम बताती है, तो आदमी 2 लाख या 20 लाख रुपए की घड़ी क्यों लेता है? क्योंकि 200 रुपए की घड़ी महज टाइम बताती है और 20 लाख रुपए की घड़ी पहनने वाले का टाइम बताती है कि उसका वक्त कैसा चल रहा है। तो याद रखिए जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, यदि आप उसकी वैल्यू को प्रेजेंट करने में सक्षम है, यदि आप उसके फीचर्स को प्रेजेंट करने में सक्षम है, तो दुनिया में 2,000 का मोबाइल भी बिकता है, 2 लाख का मोबाइल भी बिकता है, 4 लाख की गाड़ी भी बिकती है, 4 करोड़ की गाड़ी भी बिकती है, 40,000 की ज्वेलरी भी बिकती है और 40 लाख की ज्वेलरी भी बिकती है। यदि आप राइट टारगेट ग्रुप तक पहुंचते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके और उनकी नजरों में वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो याद रखिए कोई भी चीज महंगी नहीं है, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। सारी वैल्यू देखने वालों की आंखों में है और उसको उस प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है इसमें है। तो एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि उज्जवल पाठ ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में आके ये जरूर बताना कौन सा आइडिया तगड़ा लगा, यहाँ पे कौन से आइडिया ने छुआ, और साथ में यदि कोई तोड़ू फोड़ू आइडिया आपके पास हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और सुन लो, यदि पैसे बनेंगे तो वो पैसे बंटने चाहिए अपनी टीम में, ऐसा नहीं कि अकेले पूरा माल अंदर। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।